सन 2017 भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की 70वीं वर्षगांठ हो। स्वतंत्रता संग्राम जन क्रांति की फिरंगी मारो देश बचाओ आजादी लाओ उसकी 160वीं वर्षगांठ है। उससे पूर्व का 2016 कुछ कहना चाहता है, कुछ करवाना चाहता है। आज के इस कार्यक्रम में कश्मीर पीस पीपल एंड प्रॉस्पेरिटी, इसका जो मंच सजा, जो सामने बैठे हैं उपस्थित विद्वजन भाइयों और बहनों, कुछ नौजवान पीढ़ी के आज का वर्तमान है, कल का भविष्य है, ऐसे देश के बेटे और बेटे, मैं कुछ बातों का सफर आपके साथ करूं। मैं सन 1983 से 2000 तक कश्मीर में 3 बार आतंकवादियों ने अपहरण करने की कोशिश की। 3 या 4 बार उन्होंने सोचा इसको छुट्टी दे दी है। मेरे से उस समय डायरेक्टर जनरल पुलिस के संदर्भ चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा मैंने कहा अगर मालिक ने इनके थ्रू अपने पास बुलाया है तो मैं इनका आदर करूंगा, अगर इनके थ्रू नहीं बुलाया तो समझ जाऊंगा ये शैतान है। मैंने लद्दाख का, कश्मीर का, जम्मू का क्षेत्र नापा, सेनाओं के बीच में भी, सरहदों के ऊपर जहाँ आतंकवाद की फसल होती थी उसमें भी, जहाँ शांति और अमन के लिए प्रार्थना होती थी उस इलाके में। भारत सरकार भी जानती है, देश के लोग भी जानते हैं, सेना, प्रशासन, राजनीति, जाना दिल्ली पर रखकर लोगों ने इस समस्या के समाधान के लिए उनको रास्ते दिए और सुझाव। कश्मीर हिंदुस्तान से अलग होने के रास्ते पर चला था, परंतु अब कश्मीर हिंदुस्तान से कभी अलग नहीं होगा, इस रास्ते पर जा चुका। केवल बीच का ऐसा पीरियड है जो थोड़ा अधिक दर्द होता है। वैसे तो प्रेगनेंसी का सिद्धांत है, दर्द ही नई खुशी और खुशहाली का संदेश लेकर आता है। मैं पिछला भूतकाल थोड़ा सा स्मरण करूंगा, इसलिए कि उससे सबक मिले, और ज्यादा देर में वर्तमान में जीऊंगा, भविष्य के लिए कुछ चर्चा नहीं। सन 1947 में भारत की आजादी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं, भारत के विभाजन का डॉक्यूमेंट अंग्रेज ने पेश किया। उस पर मुस्लिम लीग, जिन्ना, कांग्रेस, पंडित नेहरू, इन्होंने हस्ताक्षर किए। अंग्रेज ने भारत का विभाजन किया, जिन्ना मुस्लिम लीग को पाकिस्तान मिला। विभाजन में जो हिंदुस्तान मिला, हमने उसको कहा ये आजाद। We never signed a document of independence. We always signed a document of division. हिस्ट्री को समझने और जानने में कभी गलत नहीं होना चाहिए। जो लिखित है, प्रमाण सहित है, उसमें झूठ की मिलावट के लिए तो जगह नहीं। जो हमें अंग्रेज से विभाजन में मिला, जिस समय उस समय के नेताओं ने कही आजादी है, वो आज के हिंदुस्तान का 42%। हिंदुस्तान की 662 के लगभग रियासतें, सूबे, फिर एक और एग्रीमेंट हुआ
और उस एग्रीमेंट के अंदर 4 पार्टियां थी, विभाजन करने वाले अंग्रेज, लीग जिन्ना, कांग्रेस पंडित नेहरू और प्रिंसेस काउंसिल थे उसके सेक्रेटरी। ये जो 662 रियासतें हैं, इनके बारे में फैसला हुआ। ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, आइदर दे हैव टू गो पाकिस्तान और दूसरा, इनके अंदर जनमत संग्रह नहीं होगा। तीसरा, who will decide the fate? The ruler will decide the fate. इसका निर्णय कौन लेगा? रूलर लेगा। 7 रियासतें पाकिस्तान में गई, भागलपुर में। अरे अभी सब बोला लोग कितने चाइना शेष रियासतें 662 में से निकालो। ये सारी रियासतें जो थी, इन्होंने हिंदुस्तान में एक रियासत का फैसला नेहरू ने अपने हाथ में लिया, शेष रियासतों का फैसला पटेल के हाथ। सबका मंजूर हुआ। जो पंडित जी के पास नहीं, मालूम नहीं कि राजनीति की किस ज्योतिष गणित में वो फंसे और आज तक उलझते रहे। परंतु ये सत्य जो कहता है ये सत्य नहीं, वो झूठ बोलता है, मूर्ख है, गुमराह है, भटका हुआ। क्योंकि यही एक बात नहीं। और इसलिए 7 रियासतें जब 662 में से निकालते हैं तो बच जाते हैं। आपने गणित लगा लिया होगा, तो उस गणित में वो सब रियासतें मिली। ये भारत 56% था और इनको मिलाकर 98% भारत ये मिला। हमें सारा भारत अंग्रेज से नहीं मिला। विभाजन में केवल वी गॉट द 42% ऑफ द नेशन। इन रियासतों का विलय हुआ और उन विलय से हम 98%। तीसरी एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए, 1947 से लेकर 1957 तक जो भारत फ्रेंच, पुर्तगीज, डच, डेनिश इनके अधीन था, गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, कृष्णा नगर, यामा नगर आदि। हिंदुस्तान की सरकार ने 10 वर्ष में इस भूभाग को खाली करवाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं, ना कि मैंने सिंगल एफर्ट इस। परंतु इन तीनों से अगर दुनिया के देशों को पता लग गया था कि है तो लीव विभाग, इसलिए सब ने अपने ऑफिस और सेना विड्रॉ कर दिया। सामान्य पुलिस रखी थी और दफ्तर रखा था, प्रतीक्षा कर रहे थे कि भारत का धक्का मारे और चले। 1957 में पूना से और दक्षिण में एक जन क्रांति ने जन्म लिया। चंद नौजवान कुछ लाठियां लेकर, कुछ बंदूकें लेकर, कुछ तलवारें लेकर उन्होंने गोवा, दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी की तरफ चलना शुरू। कुछ 1955 में चले, कुछ 56 में चले, कुछ 57 में चले। कुछ वहां के लोग मरे, कुछ इनमें से शहीद। सबसे अधिक गोवा आंदोलन लोगों को समर्पित, फ्रेंच और दादरा नगर हवेली आंदोलन कम समर्पित। जब ये हुआ तो लोग सामान समूह लेकर और फौजी सामान, पुलिस वाले सामान लेकर भागने लगे। तब भारत सरकार खेती हो गई। तब 57, 58, 59 में भारत सरकार ने ऑपरेट किया और सन 1960-61 में इन सब इलाकों का भारत में मर्जर किया। ये सारा हिंदुस्तान अंग्रेज से नहीं लिया हमने, हमारा था, कुछ हमने अपने पुरुषार्थ से कमाया और हमने आजादी के डॉक्यूमेंट पर साइन किया। हमने विभाजन के डॉक्यूमेंट पर साइन किए, जो विभाजन में मिला, बचा हुआ मिला, हमने कहा ये आजादी। मालूम नहीं वो ठीक है कि मॉडलिटी है कि इमॉडलिटी है, परंतु एक सत्य। उस समय के जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे, वो दुविधा में थे
अमेरिका के नेतृत्व में स्टीवंस नाम के व्यक्ति, इतिहास उनको बहुत अच्छी तरह से जानता है। अमेरिका को जब दुनिया के अंदर षड्यंत्र रचकर किसी देश को गुमराह करना होता था, 20 साल उसका उन्होंने बहुत दुरुपयोग अनेक देशों में किया, भारत में। He is expert to that. उसने महाराजा को कहीं समझा दिया, तुम आजादी लोगे तो तुम्हें 22 यूरोपियन देश समर्थन देंगे। तो महाराजा को समझ में आ गया कि गड़बड़, एक इस आजादी से निकलकर दूसरी आजादी में और एक गुलामी भी हो सकती। पाकिस्तान में जाना नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर। उस समय जम्मू कश्मीर की मैक्सिमम मानसिकता, और इसलिए महाराजा ने ट्रीटी को साइन किया, जैसे शेष सब राजे महाराजा और नवाबों ने किया। उस समय जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल 2,22,000 किलोमीटर, पर आज का भी समझो उसी में कर देता। भारत अटैक्ड by the neighbors 5 times, maximum on the side of Jammu Kashmir, 47 कबायली हमले, 62 चीन का हमला, 65, 71, 99 पाकिस्तान का। आज स्टेटस क्या है जम्मू कश्मीर में? बाकी 2,22,000 वर्ग किलोमीटर तो मर्ज किया गया था, उसमें से 78,000 स्क्वायर किलोमीटर नाउ अंडर ए कैप्चर ऑफ पाकिस्तान, जिसको पीओके गुलाम कश्मीर। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर गिफ्ट बाय पाकिस्तान एंड ऑक्युपाइड बाय चाइना इन 1962 स्ट्रगल, सारी चीन की। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर नाउ बिलोंग्स टू चीन। We are left with 1,100,000 square kilometers in Bharat. 55% of जम्मू कश्मीर ये है दो पड़ोसी देशों के कब्जे में है, पाकिस्तान और चीन। इन दोनों हिस्सों की खूबसूरती है, इन दोनों हिस्सों की जनता ने अभी तक 69 वर्ष बीतने के बाद भी पाकिस्तान और चीन ने अपने मर्जर को स्वीकार नहीं किया। दे आर स्टिल अंडर नेगोशिएशन। ये एक शाश्वत सत्य है। जो चीन के पास है उसमें पॉपुलेशन बहुत कम है, परंतु आज भी वो अपने आप को चीन का हिस्सा नहीं है। जो पाकिस्तान के कब्जे में, अगर आजकल चुनाव को विषय को पढ़ रहे हो तो पता लगता हो पाकिस्तान की जनता कितना एंटी पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान के चुनावों का बाइकाट कर रहे हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट आज तक मुजफ्फराबाद में गिलगित बाल्टिस्तान में एक्सटेंड नहीं है। पाकिस्तान जबरदस्ती बिल्डिंगों पर अपना झंडा लहराता है, और वहां की जनता ने अपना फ्लैग बनाया, वही लहराता। वो कभी पाकिस्तानी झंडे को उन्होंने 69 वर्ष में सैल्यूट नहीं किया। पाकिस्तान ने अपनी सेना रखी है, पीओके की आज अपनी इंडिपेंडेंस है, उसका इंडिपेंडेंट रूलिंग सिस्टम। और इसलिए 55% हैव गॉन टू चीन एंड पाकिस्तान, 45% इज विद अस। इसी में एक छोटी सी बात और भी है। जो लोग कहते हैं जनमत संग्रह, इसका मतलब है कि जो उस समय पर हस्ताक्षर हुआ वो उसको डिसओबे करते हैं, अमान्य करते हैं। उनकी ये डिमांड पूर्णतः असंवैधानिक, गैर कानूनी, अनैतिक, अव्यावहारिक है। जो इसको कहते हैं वो व्यवहारिक है, वो इतिहास के साथ बलात्कार है। मैं छोटा शब्द नहीं बोल रहा, समझकर ठीक शब्द का उच्चारण करें। दूसरी बात, केवल एक साइमल्टेनियस स्टेट का उदाहरण होगा। बीकानेर
जैसलमेर बाड़मेर के बीच में एक स्टेट होती थी जिसको अमरकोट कहा जाता। अमरकोट 92% सनातन मतावलंबी थे, 8% इस्लामिक मतावलंबी। पर वहां के महाराजा का जैसलमेर के महाराजा से एक कॉन्फ्लिक्ट था, इसलिए एक दिन जब वो रेस कोर्स में थे वहां से लौट रहे थे, उनको कुछ सूचना मिली जिससे वो भड़क, और भड़क कर उन्होंने राजमहल में आते ही एक अजीब सी घोषणा कर दी, जिधर जैसलमेर जाएगा मैं अपोजिट कैंप को ज्वाइन। जैसलमेर उसने हिंदुस्तान किया और अमरकोट पाकिस्तान से। ना जनमत संग्रह हुआ, ना वहां की जनता की किसी ने सुनी। राजा की एक छोटी सी अहंकारी प्रवृत्ति ने उस इलाके के गुलामी के दिनों को ला। आज भी पूरे पाकिस्तान में 3 जिले जो हिंदू बहुल, 47 में वो 92% थे, आज 57% हिंदू बहुल। ये तीनों जिले किसी अमरकोट रियासत के यूनाइटेड पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान। प्रश्न खड़ा होता है, जो लोग ये तर्क देते हैं कि वो मुस्लिम बहुल था, उस पर पाकिस्तान का क्लेम है, तो शायद उन्होंने 47 के पूरे इतिहास को भी पढ़ा, फिर अमरकोट पाकिस्तान में क्यों पढ़ा। और इसलिए कुछ भी कह देने से कुछ भी इतिहास नहीं बनता है। इतिहास को समझना और जानना। कुछ चंद लोग अखबारों की मदद से हल्ला मचा कर ना स्वतंत्रता का ना अभिव्यक्ति का गला घोट सकते, ना घोटा जा सकता। कुछ देर बर्बादी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, पर सत्य और सही को ना छुपाया जा सकता है, ना बर्बाद किया जा सकता। और इसको हमें समझना। उस समय पंडित नेहरू से गलती हुई। बड़े लोगों से जब गलतियां होती हैं तो देश को नहीं, सदियों तक उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए जब मुझे कांग्रेस के नेता मिलते, कहता हूं अगर आपने उस समय ये स्वीकार कर लिया होता गलती हुई होती तो शायद ये They have gone to UN, which is not a basic thing. They internationalize Kashmir, पर उसके भी सच को जाने। यूएनओ ने जो फैसला लिया था उसका पहला क्लॉज है, जो पाकिस्तान के कब्जे में और हिंदुस्तान की एक तरफा युद्ध घोषणा के अंदर सेना नहीं रुक जाएगी, और जो हिस्सा पाकिस्तान के अवैध रूप से कब्जे में चला गया है, पाकिस्तान के हर आदमी को और हर इंच को पहले उसको वैकेट करना। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक उसमें शब्द है, हर आदमी को जाना हो जो भी पाकिस्तानी है पीओके, और उसका एक भी इंच पर कब्जा नहीं रहेगा। ये नहीं आदमी चले गए, हजारों वर्ग किलोमीटर कब्जे में उनकी जमीन है। They have to vacate by every people. They have to vacate every inch of that land. दूसरा, यूएनओ के ऑब्जर्वर आएंगे, वो इसका दखल लेंगे कि पाकिस्तान ने उसको स्वीकार कर लिया कि नहीं है, और उसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर हो गया कि 1 इंच पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है गुलाम कश्मीर, और एक जन भी पाकिस्तान का गलती से नहीं है। जब वो पूरा वेकेट कर देंगे, इतना ही नहीं है, वेकेशन अगर उनका कहीं फ्लैग रखा है या पेपर रखा है वो भी नहीं चलेगा। और जब वो कर देंगे उसके बाद यूएनओ भारत को और पाकिस्तान को यूएनओ के ऑब्जर्वेटरी में जाएगा, वहां जनमत संग्रह कर। पाकिस्तान ने आज तक ना आदमी विड्रॉ किया ना इंच खाली, और इसलिए अगर इधर कोई जनमत संग्रह की मांग करता है वो पूर्णतः अवैध भी है, अनैतिक भी है, ऐतिहासिक भी। मैं आप अगर सत्य को नहीं जानते
जानते कोई भी भटका सकता है। अब इमोशनली ब्लैकमेल होकर अपने नेशनलिज्म से, हिस्टोरिकल ट्रूथ से कॉम्प्रोमाइज करके भटक भी सकते हैं। और इसलिए जब कभी मुझे पाकिस्तान के लोग मिलते हैं तो मैं उनको कहता हूं, जब मुझे बड़े बड़े कश्मीर एक्सपर्ट्स मिलते हैं तो मैं उनको भी कहता हूं, फर्स्ट कंडीशन, every person and every inch and every paper also should be withdrawn. फिर यूएनओ की ऑब्जर्वेटरी आएगी, वो सेटिस्फाइड होगी, तब जाकर 6 महीने के बाद वहां उसकी मरदमशुमारी की जनमत की बात है। क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? नहीं। फिर मैं और आप गुमराह क्यों? वो बेईमान बदमाश बनकर हल्ला बनाने वाला क्यों? और इसीलिए इसको समझना चाहिए। तो समझेंगे तो अपने को प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आज जो भारत के पास जम्मू कश्मीर है उसको भी देखना है। उसका एक हिस्सा लद्दाख है, 3 लाख जनसंख्या का, 59,000 स्क्वायर किलोमीटर का, 59,000 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा हिस्सा कश्मीर घाटी है, लगभग 50 लाख से प्लस जनसंख्या का, 16,000 स्क्वायर किलोमीटर। तीसरा हिस्सा जम्मू का 26,000 वर्ग किलोमीटर का, स्क्वायर किलोमीटर का, लगभग 53 लाख जनसंख्या। इसके अंदर 7 लाख को जनसंख्या जो भारत की नागरिक है और उसको प्रदेश की नागरिकता मिली है। हिंदुस्तान के अंदर एक ही सूबा, एक ही स्टेट है जो 2 निष्ठाओं से वर्ण होती है। नागालैंड होगा, हिमाचल होगा, मणिपुर होगा, त्रिपुरा होगा। जहाँ 371, 372 नाम के कानून में, और हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट का सेपरेट फ्लैग नहीं। हर स्टेट का एक ही फ्लैग है जो भारत का तिरंगा है, इसलिए नेशनल फ्लैग इन स्टेट फ्लैग है। इसलिए जो कभी-कभी कह देते हैं कि वहां पर भी ऐसे प्रतिबंध है, वहां पर भी ऐसे प्रतिबंध है, मैं जानता हूं, अरुणाचल में हो कुछ प्रतिबंध, मेघालय में हो, मिजोरम में हो, नागालैंड में हो, परंतु बी केयरफुल, केवल एक जम्मू कश्मीर रियासत है जिसकी निष्ठा बनी हुई है, इसलिए वहां का एक स्टेट फ्लैग भी है, एक नेशनल फ्लैग जो भारत का वो है। इसलिए भारत के किसी भी दूसरे प्रदेश के अंदर 2 झंडे नहीं है, केवल एक ही प्रदेश, वाई बटेगा नहीं। उस समय के लोगों ने जो कमिटमेंट की वो ठीक की कि गलत की, वो अंधकार था कि प्रकाश था, वो नैतिकता थी कि अनैतिकता थी, वो संवैधानिक था कि असंवैधानिकता थी, इसका अर्थ नहीं है। उस समय के ग्रेट लीडर्स ने तो मूर्खता की, हिंदुस्तान में 70 साल उस मूर्खता को धोना चाहिए और धीरे धीरे कब्र और शमशान में चला जाए। दूसरी बात आप और भी ध्यान रखिए, जो हिंदुस्तान के कुछ राज्य हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टी खरीदना, वहां जाकर कुछ भी अधिकार लेना सरल नहीं है, मत का भी अधिकार नहीं। परंतु एक बात में सावधान रहिए, पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाते हुए घोषणा की थी, वन नेशन वन पीपल वन सिटीजनशिप, द सिटीजनशिप इज नेशनलिज्म। इसलिए नागालैंड के अंदर, मिजोरम में, मेघालय, अरुणाचल में सेपरेट सिटीजनशिप नहीं है। हिंदुस्तान की जो भारतीय नागरिकता है वही नागरिकता, वही राष्ट्रीयता। परंतु कश्मीर घाटी के अंदर स्टेट सब्जेक्ट के नाम से सेपरेट सिटीजनशिप भी है। कभी-कभी लोग लिखते हैं, मैं उनके आर्टिकल पढ़ता हूं। आप में से भी अनेक बैठे हैं जिन्होंने मेरे से कभी ना कभी डिस्कशन की है और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है उनके ज्ञान पर। जब मैं
पढ़ते कहता हूँ तो फिर वो खोज में जाते हैं, तब उसको ध्यान में आता है जो 30 साल लिखा वो गुमराही के थे, इसलिए सिर्फ पाप किया, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, अपराध। इसलिए आज नागालैंड की सेपरेट सिटीजनशिप नहीं है, मिजोरम की सेपरेट सिटीजनशिप नहीं, अरुणाचल की सेपरेट सिटीजनशिप नहीं, मेघालय की सेपरेट सिटीजनशिप नहीं, परंतु एक ही स्टेट है जिसका सेपरेट फ्लैग भी है, सेपरेट सिटीजनशिप भी है, स्टेट सब्जेक्ट उसको कहते हैं। और इसलिए वहां रहने वाले नागरिक के मौलिक अधिकार दो तरह के, एक वहां की नागरिकता के अनुसार मौलिक अधिकार है, एक भारत की नागरिकता के अनुसार मौलिक अधिकार है। परंतु हिंदुस्तान का ना कोई यूनियन टेरिटरी है, ना कोई स्टेट है जिसमें आदमी के मौलिक अधिकार बांटे जाते हैं, उसमें बंटवारा, उसकी शेप अलग अलग। केवल जम्मू कश्मीर है, उसमें दो तरह से भारत के अंदर हर आदमी को जो फंडामेंटल राइट है वो डिवाइड होते हैं, इसलिए निष्ठाएं भी डिवाइड होती हैं, मौलिक अधिकार भी डिवाइड होते हैं। इसलिए नहीं कि मुझे और आपको कश्मीर से गुस्सा करके कुछ कुचलना है, अन्यथा करना है, बर्बादी से खेलना, सख्ती से खेलना, इसलिए नहीं। जो गलत जा रहे हैं उनको सही रास्ते पर लाना है, और हम ठीक भटके नहीं, सही रास्ते पर जाएंगे तो सही उपचार और सही दवाई भी कर सकेंगे। हमने आज तक समझा ही नहीं है, देश के अंदर प्रधानमंत्री रहकर गए उन्होंने ठीक से नहीं समझा, राष्ट्रपति रहकर गए उन्होंने नहीं समझा। इसका अर्थ नहीं है कि वो जानते हैं, इसका अर्थ नहीं है वो गलत है, क्योंकि उतना गहरा जाने के लिए शायद कुछ नहीं। मैं 1 अक्टूबर 2013 में सरहद के प्रणाम के कार्यक्रम के बाद 370 पर डिबेट होनी चाहिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों ने, और अनेक लाख 8.5 लाख हस्ताक्षर कराए। हम प्रेसिडेंट साहब को मिलने के लिए, मुसलमानों का बड़ा समूह था, और जब उन्होंने सुना कि 8,35,000 मुस्लिम हस्ताक्षर ऑब्लिगेशन इन आप 370 का रिवैल्यूएशन करें, हमें उसमें ये कठिनाइयां नजर आती हैं जो हिंदुस्तान के मुसलमान को शक में खड़ी करती हैं, कश्मीर की बर्बादी को लिखती हैं, प्लीज रिवाइव कीजिए। तो उनको आश्चर्य हुआ था ये कैसे हो सकता, और वो धीरे से हुआ। कश्मीर घाटी से भी और जम्मू कश्मीर से भी उस सारे दौर के अंदर 53,000 से अधिक हस्ताक्षर है। नेटवर्क अगर उनके पास और अच्छा होता तो 3-4 लाख तक भी जा सकते, और भी ज्यादा जा सकते। इसका मतलब है जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की आवाज थी, है, रहेगी। और इसीलिए मीडिया को, राजनेताओं को, बुद्धिजीवियों को, समाज सुधारकों को चैलेंज लेना होगा। वहां जो अलगाववाद की आवाज है, अगर उसी को एयर देते जाएंगे तो भारत के दुर्भाग्य के भागीदार बनना नहीं चाहिए। वहां पर जो हिंदुस्तान की आवाज है उसकी चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। कहते हैं जो कमजोर का नहीं, जो असहाय का नहीं, हिंसक का है, वो स्वयं पाप करता है और अपराध का हिस्सेदार बनता है। जो आज वह कमजोर आवाज है, सिसक रही आवाज है, ये जनबल में कम नहीं है, परंतु इसके पास हथियार नहीं, इसके पास हिंसा नहीं, इसके पास बगावत नहीं, इसके पास पाकिस्तान जैसा अजीब सा पड़ोसी नहीं है। और इसके साथ एक और बदकिस्मती है, हिंदुस्तान का जो देशभक्त है, मीडिया के रूप में, राजनेताओं के रूप में, प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में, बुद्धिजीवियों के रूप में, समाज सेवियों के रूप में, वो भी घबरा कर खड़ा नहीं होता। आखिरकार हर गोली मुझे आपको लगने वाली है, इस मूर्खता से हिंदुस्तान को निकलना कि नहीं निकलना। और इसलिए पहली बड़ी चुनौती है जो हिंदुस्तान की आवाज है, जो कह रही है मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, हम जनबल में ज्यादा हैं, नैतिकता में ताकतवर हैं, हम हिंसक नहीं हैं,
शांत प्रकृति के हैं। क्या यही हमारा पाप और अपराध है? ना मीडिया सुनेगा, ना नेता सुनेंगे, ना बुद्धिजीवी सुनेंगे, ना कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, ना समाज सुधारक सुनेंगे। आखिरकार हम उस भारत की जिंदाबाद की आवाज को इतना अपमान क्यों करना चाहते, इतना दबाव क्यों घोटना चाहते, हम उसको ताकत क्यों नहीं देना चाहते? किस चीज का भय? असत्य का भय को निकाल कर फेंक दीजिए, सत्य में आ जाए। मौत का भय है तो चिंता मत करिए, बिल्कुल आपके पास नहीं आएगी। मौत और माता का कहना है जब तक मैं नहीं बुलाऊंगी तो बेटा मत आ, इसलिए उसके पास बिना बुलावे नहीं जाता। और इसलिए इस भय से निकलना होगा और इस भय से निकालना। मैंने इसको जीकर और खेल कर देखा। मैं अभी 26 को विजय का कारगिल विजय दिवस पर भी उद्धव सेना, पुलिस प्रशासन, जनता एक बड़ा समारोह का श्रद्धांजलि। इसलिए मैं आज के और उस पृष्ठों में से रखता और इसलिए हमारी जो आवाज है जिसमें एक मायूसी भरी है, जो जरा हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता छुपकर हिंदुस्तान घूमता, वहां के लाखों लाख कश्मीरियों के लिए पूरा हिंदुस्तान और पूरे हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग कश्मीरियों के साथ थे, हैं और रहेंगे। कभी पूरे कश्मीरियों का हिंदुस्तान है, पूरे हिंदुस्तानी कश्मीरियों के साथ। ये एक सत्य है जो खिलखिलाना चाहता है, गूंजना चाहता है, महकना चाहता है। जीटीवी इत्यादि ने कुछ हिंदुस्तान की आवाज को बोलना शुरू किया। ये असत्य नहीं है, सत्य है। और इसलिए मेरे साथ जो जो चैनल चलना चाहे चले, मैं उनको उन सब गांव में ले जाऊंगा जहाँ कभी कभी फौज और पुलिस की सीएल हो। लोग बताएंगे ये हिंदुस्तान का उसकी मोहब्बत। और इसलिए इस चुनौती को मीडिया ने भी स्वीकार करना होगा। अगर वो राक्षसवाद के साथ खड़ी होगी, वो मीडिया है, राजनेता, बुद्धिजीवी है, समाज सेवी और सुधारक है, संत है, तो इससे बड़ा पाप नहीं होगा, गुनाह नहीं। The time has come जब कश्मीर का आदमी चाहता है कि मेरे साथ खड़े हो, राक्षस के साथ, गलत के साथ, आतंक के साथ, आजादी और पाकिस्तान के साथ नहीं, क्योंकि वो कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, नई गुलामी, आजादी एक बर्बादी। और इसीलिए हिंदुस्तान हमारी आजादी भी है, खुशहाली भी है, शिक्षा भी है, इज्जत भी है। और इसलिए इस सेमिनार का एक मौलिक हेतु ये भी, मौलिक नहीं है, ये एक सबसे बड़ा हेतु। जिन 6-7 लाख लोगों को आज तक नागरिकता नहीं मिली, उसके बारे में भी विचार करें कि उनको नागरिकता मिल सके। एक दो बातों को और कहकर बात की समाप्ति करूं, क्योंकि मुझे बीच भाषण के रूप में कुछ चीजें बोलनी। कल समापन में कुछ फैसले मिले। गुमराही कैसी होती है, भटकाव कैसा होता है। देश के बड़े नेता हैं तो उनको ओवैसी कहता है, अजमल कहता है, आजम खान कहता है, जिलानी कहता है, यासीन कहता है, जामा मस्जिद के शाही इमाम कहता है, देवबंद के इमाम कहता है। उनका भाषा का ज्ञान इतना क्रूर और भयानक और लज्जास्पद है। वो कहते हैं मादर वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद बोले। वतन हिंदुस्तान माता की जिंदाबाद मंजूर है, हिंदुस्तान माता है ये मंजूर है, भारत माता में बुत परस्ती नजर आती। कैसे विचित्रता है। उर्दू फारसी में बोला तो मादर वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। लोग आए, उन्होंने कहा हम हिंदी जुबान में बोलना चाहते, इसी का हिंदी और अनुवाद करिए। मादर यानी माता, वतन यानी देश, हिंदुस्तान यानी भारत, जिंदाबाद यानी क्या है, भारत देश माता की।
उर्दू में, फारसी में बोला हिंदुस्तान माता की जिंदाबाद, हिंदी में बोला भारत माता की। समस्या भाषा का ज्ञान नहीं था, दिमाग के अंदर की कट्टरता के शैतान है। और इसलिए बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते थे, आए कहने लगे डैडी डैडी हम भी जिंदाबाद बोलना चाहते हैं, पर अंग्रेजी में, सैल्यूट टू मदर इंडिया अंग्रेजी। गुरुकुल के आए, उन्होंने कहा संस्कृत में बोलना चाहते हैं, वंदे मातरम। जो भाषा में भेद करके समाज को भटकाए और भटकाए, या तो उन्होंने अपना ज्ञान दूर कर लेना चाहिए, नहीं तो समाज में उनको सम्मानित नहीं करना चाहिए। अगर करता है तो समाज अपराध करता है। और इसलिए मैंने उनके लोगों के थ्रू उनके पास संदेशा भेजा। मैंने कहा नेताजी मौलाना मेरे परिचित अच्छी तरह, एक बात में बड़े सावधान रहते हैं, मेरा नाम लेते हैं तो शरीर को नहीं होता, आगे पीछे बड़े सम्मान से बोलते हैं, उनको मालूम है। और इसलिए मैंने उनको कहा, उसके बाद चुप्पी साध गए। मैंने कहा अगर भाषा का ज्ञान है तो दूर करो, अगर दिमाग में कट्टरता का शैतान है तो उसको निकाल दीजिए, पर आप भटकाएं, बांटे और लड़वाएं ये नहीं करें। भारत माता में मूर्ति पूजा, हिंदुस्तान माता में मूर्ति पूजा नहीं, ये भी रजिए। मैंने मौलाना और वेसी को भेजा संदेश, मदनी साहब 2003-04 में मैं देवबंद गया, बड़े मदनी साहब 3 घंटे बिताता रहा, मैं सारे को देखता रहा। छोटा क्लासरूम 72 बच्चों का था, बड़ा क्लासरूम 780 बच्चों का। मैं छात्रावास में देख रहा था, बड़ी लंबी बात है। उन्होंने मेरे से पूछा था पर शर्ट क्यों किया जाता। मैं अभी हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर कुछ मौलाना सूफी मिले, उनसे मैं एक आतंकवादी संगठन का नाम है हरकतुल अंसार। मैंने उनसे पूछा इस्लाम में हरकतुल अंसार किसको कहते हैं? हरकत यानी मूवमेंट। मैंने कहा अंसार किसको कहते हैं? 35 साल से वो जर्नलिस्ट है, दुनिया के 35 देशों में घूम कर आया, 35 की जगह 40-45। उसके पास बहुत सारे पुरस्कार भी, तो मेरे मुंह की तरफ देखने लगे। मैंने कहा जब अंतिम रसूल मोहम्मद साहब मक्का में हमले होने लगे जनजातियों के, उन्होंने हिजरत की, वो गुफाओं में गए जहाँ साधना करते। जब वहां पर भी आकर हमले करने लगे तो हीरा पर्वत है, वो उस पर्वत पर भी हमले करने लगे जहाँ उनको हवा से, आसमान से संदेश आते, तो वो मदीना है। और मदीना के अंदर लोगों ने अपने घर दरवाजे रसूल के लिए खोल दिए। अरबी का अंसार, हिंदी संस्कृत का अतिथि देवो भव। तो मैंने उनको कहा हरकतुल अंसार जब आतंकवादियों ने संस्था का नाम रखा, तो मुझे आप बताओ वो बंदूक वाले कौन सा अंसार करते? और जिस समय अरब का और ईरान का, इराक का, तुर्किस्तान का और हिंदुस्तान का मौलाना, मौलवी और विद्वान मुस्लिम भटक गया और उसने ये नहीं कहा ये इस्लाम का अपमान है, उसके साथ बेईमानी है, बर्खास्त करते हैं, तो लोग शैतान के रास्ते पर चलते हैं। बड़े बड़े सुंदर नाम है लश्कर तैयबा, जिसको आप सेवा भारती करते हैं, जन कल्याण का संगठन कहते हैं। तैयबा यानी सेवा, लश्कर यानी सेवा करने वालों का समूह। तो मुझे बताओ बंदूकों में किसकी सेवा करने वाला समूह? जब इस्लाम को ठुकराया जा रहा है, उसका गला घोंटा जा रहा है, तब सब चुप गए। शायद देश के जो विद्वान है सेक्रेटरी के नाम पर, उनको ये सब मालूम नहीं। कुछ का ज्ञान, कुछ ही राजनीतिक की ईर्ष्या, कुछ ही वोट बैंकिंग पॉलिटिक्स और कुछ ही कट्टर भारत में और दुनिया में हिंसा के इतिहास को जन्म। ये नहीं चल सकता, चलेगा भी, बदलना बदलेगा। और इसलिए मैं अंत में कहूंगा
पाकिस्तान को समझने में भूल नहीं करें। मैं अभी एक 2 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, बहुत बड़ी संख्या है, एक में 700-800 थे, एक में 150-2 बड़े आलिम लोग। सन 1947 से पहले का लाहौर हिंदुस्तान, सन 47 के बाद का लाहौर पाकिस्तान, दोनों में फर्क है। 47 से पहले के हिंदुस्तान में झगड़ा हो गया, मुकदमा आ गया, एक महिला, मुस्लिम महिला एक गवाही। आज के उस लाहौर के अंदर एक मुस्लिम महिला आधी गवाही। क्या आप इस डेमोक्रेसी और जमहूरियत को सेक्युलरिज्म को लाना चाहते हैं? हिंदुस्तान में वो आज भी एक गवाही। इस्लाम के जितने फिरके हैं उसमें कुछ फिरके जिसमें लाखों लाख लोग हैं, जिनको अहमदिया कहते हैं, कादियान, हुसैनी कहते, वोरा कहते। हिंदुस्तान के अंदर 47 से पहले लाहौर में इनको मस्जिद में, दुकान पर, खुले में नमाज अदा करने की इजाजत है। अगर आज ये खुले में नमाज अदा करते हैं, पुलिस आती है, कोड़े मारती है, कोई गवाही अपील नहीं, 7 दिन पक्का जेल में रखती है, माफी मांग के तो छोड़ती है, नहीं तो और क्या आप ऐसा हिंदुस्तान चाहते? ऐसा कश्मीर चाहते? इतना ही नहीं है, जिस पाकिस्तान के 6 प्रोविंस, पख्तूनिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, मुजफ्फराबाद, गुलाम कश्मीर जिसको कहते हैं, गिलगित, बाल्टिस्तान, उससे आजादी चाहते हैं। एक महाजनों का ग्रुप है जो 3-4 प्रोविंस में बटा हुआ है, वो भी छुटकारा चाहता है। पिछले 69 वर्षों के अंदर 17वां अगले साल शुरू होगा। पाकिस्तान में कोई सत्ता नहीं रखा जब टैंकर नहीं जोड़ते, तोपे नहीं जोड़ते, गोले नहीं बचते, गोलियां नहीं बचती। पर इन 7 जो मूवमेंट है, 6 प्रोविंशियल मूवमेंट है, एक थ्रू आउट पाकिस्तान मूवमेंट है, आजादी मुक्ति। इनके एवरेज 2 से 3 हजार लोगों को कत्ल कर देते हैं, कभी कभी फिगर 4-5 हजार में चले जाते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के द्वारा पाकिस्तानियों का 2.5 से 3 लाख का आज तक कत्ल हो चुका है। जो पाकिस्तान पाकिस्तानियों का सत्ता नहीं, जो इस्लामिक देश मुसलमानों का सत्ता नहीं, उसको पाकिस्तान में। और इस सारे संकट के अंदर उसने उजाड़े 20 लाख से लोग अधिक उजड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने टेंट नहीं दिया, अनाज नहीं दिया। अंडर यूएनओ ह्यूमैनिटी लॉ उनको कुछ ना कुछ खाने पीने की मदद है, वो बेघर है। वृक्ष नहीं है, पत्थर नहीं है, झोपड़ी नहीं है, गुफा में। जिसने अपने 69 वर्ष की आजादी के अंदर 2.5-3 लाख कत्ल कर दिए, बेदर्दी 20 लाख से अधिक उजाड़ कर खड़े कर दिए। उसने कश्मीर में क्या बोला? चंद कश्मीरियों को खरीदा, खरीदे गए चेहरे सामने, उनको पैसा दिया, उनसे हथियार ले गए, गोली आई, पत्थर आया, पाकिस्तानी झंडा आया, पाकिस्तान जिंदाबाद आया, नौजवान भटका और भड़का। कश्मीरियों से कश्मीरियों का कत्लेआम और कश्मीर की बर्बादी का इतिहास, इसको पाकिस्तान की जिंदाबाद कहते हैं और इसको दुनिया के षड्यंत्रकारियों की आजादी है। जो भारत का ताज माना जाता है हिंदुस्तान, उसको बर्बाद कर दिया जाए, इसी में उसको सुख मिलता। वो कश्मीरियों से, कश्मीरियों को बर्बाद हुए, कश्मीर को उजाड़। और इसे एक बड़ी चुनौती है जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उनसे संवाद करके उनको सही रास्ते पर लाना और उनको आना भी। हम उनके सामने उनकी बर्बादी का इतिहास, पाकिस्तान के रूप में नई गुलामी, आजादी के रूप में नई बर्बादी, उन्होंने क्यों मंजूर की
की है वो जानते होंगे, पर हम मजबूर नहीं कर सकते उनको सही रास्ते पर लाने। और मैंने कश्मीर के अंदर उन सभाओं को भी एड्रेस किया और अभी भी जाता, कोई छुप कर नहीं, सबको मालूम है। और आज भी सैकड़ों हजारों की सभाओं को एड्रेस करने के लिए केवल जम्मू में नहीं, आरके में नहीं, संस्कार में नहीं, कश्मीर में। इसका मतलब है कि लोगों की आवाज है। मैंने वहां का मीडिया जब आया, मैंने कहा क्या करोगे? कहने लगे अभी तुझे जिंदा रहना है। मैंने कहा हम आपसे ज्यादा देर जिंदा है, उससे ज्यादा देर जिंदा है कि गुलामी गलतियां नहीं। और इसलिए दुनिया के षड्यंत्रकारी आजादी के नाम पर बर्बादी लाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम पर गुलामी में जाए। मैंने पाकिस्तान के नुमाइंदों को कहा था मिलने आया, मैंने कहा हिंदुस्तान की सरकार को भी विरोध करने के लिए, अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को लगा 47 से पहले 6 प्रोविंस के लोग भी हिंदुस्तानी थे, आज बड़ी तकलीफ और जुल्म में है। और हर साल या साल में 2 बार एक कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें पख्तून को, बलूच को, सिंधी को, महाजन, मुजफ्फराबादी, गिलगित पाकिस्तानी को बुलाएंगे और उनकी पार्टी भी करेंगे और विचार भी करेंगे। तो पाकिस्तान का 5 साल के बाद हाल क्या होगा? 47 से पहले नक्शे करने और एनिमी को ये वजूद। इसलिए हिंदुस्तान सबर कर आगे बढ़कर ये काम कर लिया। नाउ द एयर विल बी टू द पैट्रियोटिज्म टू द हिंदुस्तान। और दूसरा, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तय कर लिया, अगर वो रोजे इफ्तारी में पाकिस्तान के राजदूत को कहते हैं नो, तब वो कहते हैं आओ साथों मिलकर विचार करेंगे, हम तुम्हारी हमदर्दी में तुम्हारी मुसीबतों से छुटकारे के लिए क्या मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान को संकट खड़ा हो जाएगा, उसको वजूद खोजने। मैं ऐसे अनेकों मुसलमानों को जानता हूं जो कहते हैं भाई साहब, भारत सरकार मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के बीच में फंसी, इंसाफ नहीं दिलवा सकते। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को इजाजत दे दे, हम पाकिस्तान को बता देंगे पड़ोसी कैसा होने। और उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही मुझे, कहते अंग्रेजी पूरी दुनिया में कंपटीशन हो जाए, नंबरिंग फॉर द नेबर। सब दुनिया के देश किसी ना किसी के पड़ोसी हैं, उनका नंबरिंग किया है। तो मैंने कहा क्या करना? नहीं, पाकिस्तान को एक आईना दिखाने की। मैंने क्या होगा? क्योंकि सब कोई फेल मार्क्स, कोई पास मार्क्स, कोई फर्स्ट डिवीजन, कोई मेरिट लेगा, शायद लगता है पाकिस्तान को माइनस नंबर ना वो ऐसा पड़ोसी भी सिद्ध नहीं है। इस देश का मुसलमान इस धरती का था, है और रहेगा, वो हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान के नहीं रहे थे। मैं नहीं कहता अगर 47 में दुर्भाग्य लिखा जा सकता है, कौन जानता है कि और 5-10 साल के लिए सौभाग्य भी लिखा जा सकता है। मैं अभी लखनऊ में बांग्लादेश के कुछ लोग आए हुए रिश्तेदारों, कार्यक्रम में साथ वहाँ के राज्यपाल। मैंने कहा जन्मे थे तुम 47 से पहले तो हिंदुस्तानी थे, जन्म तक जब मैच्योर होने लगे तो तुम पाकिस्तान में हो, जब मैच्योर से थोड़ा सा और मोर मैच्योर हुए तो तुम बांग्लादेशी हो, अब बुढ़ापे में वो कंप्लीट का सर फिर हिंदुस्तान में झंडे करेगा। मालूम नहीं क्या लिखा है और रिएक्ट नहीं किया था। हम तो दुनिया के वजूद और देशों को नष्ट करने के लिए और कष्ट करने के लिए, परंतु हम गलत से अपने देश के विकास को
एकता और अखंडता, मानवीय जीवन मूल्यों, लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों के साथ खिलवाड़ होते हुए देखते जाए, ये भी नहीं है। और इसलिए our first commitment peace in Kashmir, our last commitment also peace in Kashmir. Our first commitment in Kashmir development, last commitment is also development. Our first commitment in Kashmir brotherhood, last commitment is brotherhood. कश्मीरियों का हिंदुस्तान है, सारे हिंदुस्तानी कश्मीरियों के साथ। हमारे इस रिश्ते को जिन्होंने तोड़ने की कोशिश की वो चले गए, पर इस रिश्ते को तोड़ दिया। आज भी ये कायम है, पर कुछ आज भी इसको तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम कल तक हर वो संभव रास्ते खोजेंगे, दुनिया की ताकतों को बता देंगे, हमारे इस अटूट रिश्ते को ना कोई तोड़